हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 6 के पार्ट 2 से। और आपकी तारीफ़ों के लिए बेहद शुक्रिया। सीन की शुरुआत होती है, सियोवू के फादर घर पर आते हैं। उनकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है और वे कहती हैं कि आज आप सुबह सुबह पापा के साथ गोल्फ खेलने गए थे। एक अपार्टमेंट में रहने का फ़ायदा ये अच्छा है कि आप अपने पापा से मिल सकते। सियोवू के पापा कोई जवाब नहीं देते और वो जाते रहते हैं। तभी सियोवू की मम्मी कहती हैं कि तुम मुझे फिर से इग्नोर करने लगे, और मैं जानती हूँ तुम कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, पर घर पर तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि तुम अपनी तमीज़ भूल रही हो, और अगर मेरे जैसा हस्बैंड है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें भी अपनी थोड़ी सी क्लास रखनी होगी। और तभी सियोवू की मम्मी कहती हैं कि ऐसे कब से हो गए। पीछे से सियोवू आ रही होती है। तभी सियोवू की मम्मी सियोवू को देखती है और कहती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं तुम्हारे पापा को डाइवोर्स दे दूंगी। सियोवू कहती है कि मम्मी आप मेरा इस्तेमाल ना करें एक बहाने की तरह। अगर आपको पापा को डाइवोर्स देनी है तो दे दीजिए। सियोवू की मम्मी ये सुनकर कहती है कि मेरी एक ही तो बेटी थी, वो भी अपने पापा की तरह बन गई है, जो मुझसे प्यार से बात ही नहीं करती अपने पापा की तरह। तभी सियोवू कहती है कि मम्मी ये सब बकवास करना आप बंद करें, और आप जानती हैं ना पापा और मुझे अपने काम की वजह से काफ़ी तनाव टेंशन रहती है। सियोवू की मम्मी कहती है तो इसका मतलब ये नहीं सारी चीज़ों को मैं ही अंडरस्टैंड करूं या मुझे ही कुर्बानी देनी पड़े। सियोवू कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगी ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं जानती हूँ आप और पापा एक अच्छे मैच नहीं हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप पापा को डाइवोर्स नहीं देने वाली। आप मज़े करें, उनकी पैसा खर्च करें खूब। सियोवू की मम्मी कहती हैं कि देखो तो सही मेरी बेटी किस तरह की है और तुम किस तरह की बातें करें। तभी वो वहाँ से ये कहकर चली जाती हैं। सियोवू कहती है मम्मी आप गुस्सा हो गई क्या, और वो जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं नाश्ते की। वहाँ पे वो बातें करने लगते हैं। सियोवू की मम्मी कहती हैं कि क्यों ना हम तुम्हारी शादी की बात करें उससे, और ये यहाँ पर डॉक्टर यून की बात कर रहे होते हैं। तो सियोवू कहती है शादी, कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक मैं डेट नहीं करूँगी, अभी तो मैंने डेटिंग भी नहीं की। सियोवू की मम्मी कहती हैं कि वो काफ़ी स्मार्ट होने की एक्टिंग कर रहा है, और तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए। तभी सियोवू कहती है कि मम्मी मुझे वैसे भी आसान मर्द पसंद नहीं है जो एकदम से मान जाए, और जिन्हें पाना मुश्किल होता है ना वो ज़्यादा कीमती होते हैं। तभी सियोवू की मम्मी कहती हैं कि लड़कियां जो होती हैं ना वो तभी खुश रहती हैं जब वो ऐसे इंसान से शादी करें जो उन्हें पसंद करता हो और प्यार करता हो। तभी सियोवू कहती है कि मॉम क्या आप खुश हैं? क्या आपने तो कहा था पापा आपसे प्यार करते थे और इसीलिए आपने उनसे शादी की। तभी सियोवू के पापा भी उस टेबल पर आ जाते हैं, और सियोवू की मम्मी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैंने शादी इनसे इसीलिए की थी क्योंकि ये मुझे फॉलो करते रहते थे और कहते थे कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें इस तरह के जानवर को नहीं लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सियोवू की मम्मी ये अपने हस्बैंड को कहती हैं। तो तभी सियोवू के पापा कहते हैं अच्छा मैं एक जानवर हूँ। तभी सियोवू के पापा सियोवू से कहते हैं कि इसीलिए मुझे तुम्हारी मॉम से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सियोवू ये सुनकर काफ़ी हंसती रहती है, और सियोवू की मम्मी फिर कहती है अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया कुछ गलती से, ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे। सियोवू के पापा कहते हैं कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, और तुम क्या डॉक्टर यून से शादी करने वाली हो? सियोवू की मम्मी कहती है कि ये कैसे करेगी, अभी तो इन्होंने इतनी आगे भी नहीं गए, इन्होंने डेट करना भी नहीं शुरू किया। तभी सियोवू के पापा कहते हैं तुम शादी की डेट फिक्स कर लो। सियोवू कहती है कि मैं प्यार के बिना शादी नहीं करूँगी। तो सियोवू की मम्मी कहती है कि तुम तो उससे प्यार करती हो ना। सियोवू कहती है कि हाँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि ये बात हम उसके हाथों में नहीं छोड़ सकते, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सियोवू कहती है पापा। सियोवू के पापा फिर कहते हैं कि प्यार कोई बड़ी बात नहीं होती, एक बार तुम साथ रहना शुरू कर दोगे ना तो तुम उस इंसान से परेशान हो जाते हो। आदमी इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, और डॉक्टर यून जो है उसे पाने के लिए तुम जो भी कर सकती हो करो, एक बार तुम्हें वो मिल जाएगा तो तुम उससे परेशान हो जाओगी। तभी सियोवू की मम्मी कहती हैं कि क्या बात है, तुम क्या सिखा रहे हो अपनी बेटी को। हाँ, सियोवू की मम्मी कहती हैं कि लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और वो यहाँ पे खुश रहने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं एक औरत के लिए। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि इस तरह की खुशियाँ तुम अपनी मोम जैसी औरतों के लिए छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें उससे भी आगे का सोचना है, और याद रखना मैंने जो तुमसे कहा है उसे भूलना मत। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, वो अपने अपार्टमेंट से निकल रहे होते हैं। वहीं उनके पीछे पीछे मिस्टर होंग और डॉक्टर यून के अंकल निकल रहे होते हैं। डॉक्टर यून के अंकल मिस्टर होंग से कहते हैं कि क्यों ना मैं कल तुम्हारी
घर पर रहने आ जाऊँ कल से। मिस्टर होंग कहते हैं कि जो ना हम दोनों 30 साल के हैं और एक दो 30 साल के आदमी को ना साथ नहीं रहना चाहिए। और वो ये कहते हैं ना, जब उस टाइम डॉक्टर यून की तरफ देख रहे होते हैं, डॉक्टर यून के अंकल देखते हैं कि मिस्टर होंग किस तरफ देख रहे हैं, तो वो देखते हैं उनके सामने डॉक्टर यून होते हैं। वो डॉक्टर यून को हाय कहते हैं कि हेलो। डॉक्टर यून पीछे मुड़ते हैं और हाय कहने वाले हैं, पर वो मिस्टर होंग को देखकर उन्हें कल रात की बात याद आ जाती है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस होकर हाय अंकल कह के और चले जाते हैं। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि इससे क्या हुआ। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये सच में तुम्हारा नेफ्यू है, यानी भतीजा है ये, और ये तुम्हारा सगा नेफ्यू है। तभी डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे फेक नेफ्यू भी होते हैं क्या? और मुझे लगता है ये ना मुझसे नाराज़ है क्योंकि कल रात में इसकी जगह पर नहीं सोया, और ये काफ़ी सीधे दिमाग वाला इंसान है। मिस्टर होंग कहते हैं मुझे नहीं पता ये सीधे दिमाग वाला इंसान है या नहीं है, कि मुझे तो ये बहुत बड़ा घमंडी और बदतमीज़ लगा। और ये कहकर वो नीचे चले जाते हैं। मिस्टर होंग के दोस्त कहते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा। तभी डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, वो अपनी कार में बैठ रहे होते हैं, कार खोल रहे होते हैं। तभी उनके अंकल आके उन्हें पीछे से पकड़ लेते हैं और उनके साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगते हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि आप में से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, ऐसी आपने कितनी ज़्यादा शराब पी ली थी या ड्रिंक कर ली थी और सुबह हो गई, आप में से अभी तक स्मेल आ रही है, इसका मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा ही पी थी। तभी वो उनके साथ मस्ती करने लगते हैं। मिस्टर होंग उन दोनों को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और हंसते रहते हैं। डॉक्टर यून अपने अंकल से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि जी होंग, चलो हम ना इसकी कार में चलते हैं आज। डॉक्टर यून कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरी कार में क्यों जाएंगे, आपकी कार कहाँ है? वो हैरान हो जाते हैं। तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी कार यहाँ लाया था? कल रात मैंने इतनी ज़्यादा पी ली, तुम्हें लगा था मैं अपनी कार यहाँ पर लाऊंगा? तभी डॉक्टर यून अपने अंकल के पास आते हैं और धीरे से कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, मुझे ना ये पसंद नहीं। वो मिस्टर होंग की बात करते हैं। तभी डॉक्टर यून के अंकल मिस्टर होंग को कहते हैं कि होंग जी, होंग ये कह रहा है कि ये ना तुम्हें पसंद नहीं करता। और डॉक्टर यून ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, वो उनकी पोल सबके सामने खोल देते हैं। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हें भी ये पसंद नहीं है ना, तो हम टैक्सी से चलेंगे। मिस्टर होंग कहते हैं कि जब यहाँ पे कार है तो हम टैक्सी से क्यों जाएं, हम उसका गैस ख़राब क्यों करें। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आपकी कार कहाँ है डॉक्टर, आपके पास तो कार है ना। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं ना अपनी कार का यूएस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। डॉक्टर यून कहते हैं कि आप फॉर्मली बात क्यों नहीं कर रहे। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम इसके नेफ्यू हो और मैं इसका दोस्त हूँ, यानी तुम मेरे दोस्त के नेफ्यू हो तो मेरे भी नेफ्यू हुए, है ना? सही कहा ना मैंने दोस्त? कि हाँ सही कहा तुमने, ये गलत नहीं है, चलो चलते हैं। और वो ये कहते हैं और जल्दी से जाकर डॉक्टर यून की कार में बैठ जाते हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि अंकल डॉक्टर, तब तक वो जाके बैठ चुके होते हैं और वो दोनों हंस रहे होते हैं। फिर डॉक्टर यून कहते हैं ये किस तरह का लॉजिक हुआ, वो अपने आप से कहते हैं। डॉक्टर यून को दिखाया जाता है वो ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं। डॉक्टर यून के अंकल कार में ही सो गए होते हैं। डॉक्टर यून कहते पीछे देखते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है, आखिर इन्होंने इतनी ज़्यादा कैसे पी ली और जो ये अब भी सो गए। आप तो सही लग रहे हैं, तो फिर अंकल की ये हालत कैसे हुई? मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें क्या इससे प्रॉब्लम है? डॉक्टर यून कहते हैं कि आपको नहीं लगता आप मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं? अभी आपने कहा था कि आप मेरे अंकल के दोस्त हैं इसलिए मेरे अंकल हुए। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ सही कहा। डॉक्टर यून कहते हैं कि क्यों ना हम पहले की तरह बिहेव करें, हमारे अंकल से मिलने से पहले जिस तरीके से हम करते थे। मिस्टर होंग कुछ नहीं कहते, वो विंडो खोलते हैं और फिर कहते हैं मुझे लगता है ना कि मुझे भी थोड़ा सा सोने की ज़रूरत है, ठीक है, और तुम ध्यान से गाड़ी चलाना, मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे कल के लिए माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया कल। डॉक्टर यून कहते हैं अच्छा फिर मैं कल आपकी नज़र में किस तरह का था? तो डॉक्टर होंग कहते हैं कि तुम काफ़ी सही थे कल। डॉक्टर यून ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर होंग उनकी तारीफ़ करें। वो कहते हैं डॉक्टर, तभी मिस्टर होंग आंखें बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। डॉक्टर किम को दिखाया जाता है, वो एक पेशेंट के पास जाते हैं और उनके साथ 3 ईयर के रेजिडेंट होते हैं और वो कहते हैं कि इनकी कंडीशन किस तरह की है। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि हमने इनका सीटी स्कैन कराया था, उसमें यह आया है कि इनके दिमाग में अभी भी सूजन है। डॉक्टर किम और उस पेशेंट के बारे में मालूम करते हैं कि इनकी दवाई क्या चल रही है या पेन हो रहा है नहीं हो रहा। तो 4th ईयर के रेजिडेंट बताते हैं और वो डॉक्टर किम कहते हैं कि क्या तुमने इनके परिवार से बात की? 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि वो अभी यहीं पर थी, लगता है वो बाहर चली गई। डॉक्टर किम कहते हैं कि इनके परिवार से बात कर लेना, उनसे कह देना कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। वहीं सीन चेंज होता है, हाइजंग को दिखाया जाता है। हाइजंग
एक फ्लावर पॉट लिए हुए होती है और वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती है मिस्टर होंग के ऑफिस के बाहर। वहीं दूसरी तरफ से डॉक्टर यून आते हैं और वो हाइजंग को देखते हैं। हाइजंग उन्हें झुककर विश करती है, वो हाइजंग को करते हैं और डॉक्टर यून हाइजंग से कहते हैं कि प्रोफेसर होंग जी होंग ना कुछ राउंड के बाद यहाँ पर आएंगे। हाइजंग कहती है कि आपको कैसे मालूम? डॉक्टर यून कहते हैं कि बस मुझे मालूम है ये, कि तुम क्या उन्हें बिना बताए यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही हो? हाइजंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। डॉक्टर यून कहते हैं अच्छा तो तुम उन्हें बिना बताए इंतज़ार करी हो, और तुमने ये फ्लावर्स कहाँ से ख़रीदे? तभी हाइजंग कहती है कि हमारे जो बेसमेंट है ना उसमें फ्लावर की शॉप है, वहाँ से ख़रीदे। तो डॉक्टर यून कहते हैं अच्छा वहाँ यहाँ पे फ्लावर शॉप भी है, मुझे नहीं पता था। तभी वो अपने ऑफिस में जाने लगते हैं और फिर वापस मुड़ जाते हैं और हाइजंग से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझसे कुछ सवाल करने चाहिए? तो हाइजंग कहती है अच्छा ऐसा है क्या? तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम जानती हो ना जब मैंने तुमसे इतने सारे सवाल किए तो तुम्हें भी मुझसे कुछ सवाल करने चाहिए, यही प्रॉपर तरीका होता है। तो हाइजंग कहती है ऐसा क्यों? तो डॉक्टर यून कहते हैं मुझे नहीं मालूम। हाइजंग कहती है फिर ऐसा क्यों? डॉक्टर यून ये सुनकर नर्वस हो जाते हैं और वो अपने ऑफिस के लॉक खोलने लगते हैं, पर वो इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं कि सही से खोल भी नहीं पाते और जल्दी से अचानक से अंदर चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर और उस पेशेंट के परिवार को दिखाया जाता है। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उन्हें एक एडिमा हुआ है ब्रेन में और इसी वजह से मतलब उन्हें दिक्कत आ रही है। वो उन पेशेंट से बात कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी पीछे से डॉक्टर यून जा रहे होते हैं। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उन पेशेंट से जब बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी डॉक्टरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तभी वो महिला कहती है कि एडिमा क्या होता है। 4th ईयर के रेजिडेंट समझाते हैं उन्हें कि इसे स्वेलिंग जो हो जाती है ना, दिमाग में सूजन आ जाती है, उसे एडिमा कहते हैं। और डॉक्टर किम ये सब देख रहे होते हैं और वो कहती है अच्छा इसे कहते हैं। फिर तभी डॉक्टर किम ये देख के 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से कहते हैं जो उनके साथ होते हैं कि जल्दी से जाके सबको मीटिंग रूम में बुलाओ। वो कहते हैं ठीक है मैं गया। और वहीं डॉक्टर यंगू किम सो वो भाग कर आ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो चीफ ने अचानक से मीटिंग में बुलाया सबको। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लगता है बॉस की वजह से हुआ होगा, बॉस का जो सीन हुआ था। और फिर वो ये सब बातें करते जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाते हैं। वहीं डॉक्टर किम उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सभी डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे जो नए होते हैं, रेजिडेंट होते हैं। तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि डॉक्टर ग्योंग जून यानी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कि आपने पेशेंट की फैमिली को क्या कहा था वो बताइए। वो बताते हैं कि मैंने उनसे कहा था कि उन्हें एडिमा हुआ है और वहाँ पे डिप्रेशन भी है जिस वजह से हमें उनके स्कल को काटना होगा और सर्जरी करनी होगी। तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि इसमें क्या गलत है, कोई बताएगा? वो कहते हैं डॉक्टर यंगूक तुम बताओ। तो डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि चीफ मुझे मालूम है पर मैं आंसर नहीं दूंगा इस बात का। तो तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि अच्छा तुमने अब ये कल्चर बना लिया है एक दूसरे को बचाने का। यंगूक इसीलिए आंसर नहीं करते क्योंकि 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उनके सीनियर होते हैं। डॉक्टर किम उन सबको काफ़ी डांटते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तुम पेशेंट के परिवार से बात करें तो अपनी मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? और ये हमारी पॉलिसी है और जब तक मैं चीफ हूँ तुम्हें ये सब मानना होगा। तुम्हारी ये सब हरकतें मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को मानना नहीं चाहते। हाँ, और तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत किया करो जो पेशेंट के परिवार को समझ में नहीं आए। तुम क्या अपने आप को पेशेंट के परिवार से भी ज़्यादा स्पेशल समझते हो? तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से माफ़ी मांगते हैं और वो डॉक्टर किम कहते हैं कि आप सभी ट्रेनिंग के डॉक्टर हैं और ये सब आप ट्रेनिंग का प्रोसेस है और तुम सबको ये चीज़ें सीखनी होगी कि किस तरीके से बात करते हैं और किस तरह का दिमाग रखना चाहिए। वहीं सभी रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि जी सर। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।